नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। सरकार ने पेश किया है बजट, लेकिन इस बजट को डिकोड करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। और अर्थव्यवस्था के लिए और बाजार के लिए बजट कैसा रहेगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विजय केडिया जी, एमडी केडिया सिक्योरिटीज से। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिज तक पे। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि बजट जो पेश हुआ, अगर 10 में से उस बजट को रेटिंग देनी हो तो आप कितनी रेटिंग देंगे, 10 बीइंग द हाईएस्ट? देखिए, अगर मैं उत्साह को अगर छोड़ दूं, जो कल हम बहुत सारे उत्साहित थे, और अगर उसको मैं छोड़ दूं तो 10 में से 9 रेटिंग है। 10 में से इतना बढ़िया बजट, सर फिर क्या क्या ऐसी खुशखबरी आई, क्या क्या ऐसा प्लस पॉइंट था जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से पॉजिटिव और मार्केट के लिहाज से भी पॉजिटिव था? देखिए, सबसे पहला बात तो यह है कि कोई खराबी की बात नहीं आना भी एक अच्छी बात मानी जाती है। और तो यहाँ पर सब लोग ऐसा सोच रहे थे कि शायद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कुछ बढ़ाएंगे, और चाहे उसकी अवधि बढ़ाएं या उस पर टैक्स बढ़ाएं। तो टैक्स बढ़ाने की बड़ी संभावना थी। और लेकिन कैपिटल मार्केट को सबसे बड़ी रिलीफ इसलिए मिली कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को वैसे का वैसे रखा गया, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका नाम तक नहीं लिया। तो ये सबसे जो खराबी की बात आने वाली थी वो नहीं आई, ये सबसे अच्छी बात है। और उसके अलावा इस बजट के अंदर में ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, इस पे फोकस किया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और ये आधारशिला रखेगा हिंदुस्तान की, जो अभी हमारा अमृत काल चल रहा है। ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी का 2047 में जो $26 ट्रिलियन की घोषणा की है सरकार का जो इंटेंशन है, ये $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। और जो पर कैपिटा इनकम है अभी $2200 है, वो 10,000 या 12,000 हो जाएगी। ये उसकी आधारशिला रखने वाला बजट है। तो इस बोलकर इसमें 10 में से 9 नंबर दिया गया है कि बहुत ही अच्छा बजट है। सर एक चीज और थी, ये 5.9% का आंकड़ा आ गया फिजिकल डेफिसिट का फॉर FY24। ये खुश कर देगा क्या मार्केट्स को? और इनफैक्ट सरकार तो बोल रही है कि 2025-26 में इस आंकड़े को 4.5% से नीचे ले जाएगी। एकदम यही बात है जी, 5.9 भी की जो ये बातें कर रहे हैं। और उसके बाद में 4.5, कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि हो सकता है उसके बाद में 2% हो जाए फिजिकल डेफिसिट। लेकिन अगर अच्छा। उसको एक बार हम छोड़ भी दें, 4, 4.5 भी अगर पकड़े, इवन 5.9 का भी जो है, इवन 6.5% जो फिजिकल डेफिसिट है इंडिया का, वो वो पूरी दुनिया की जो बड़ी से बड़ी इकोनॉमी है उनसे बहुत बेहतर स्थिति है। उनका फिजिकल डेफिसिट हमसे बहुत ज्यादा है। तो देखा जाए तो हिंदुस्तान एक बहुत एक अच्छे स्थान पर टिका हुआ है, बजाय और सारी दुनिया में चारों तरफ तो रिसेशन, मंदी और त्रासदी की बातें चल रही है। उसके हिसाब से हम बहुत अच्छे स्थान पे हैं। और ये 5.9 का भी जो फिजिकल डेफिसिट होगा बाद में और कम होगा, ये हमारी मजबूत आधारशिला रखने की शुरुआत है। अच्छा, और ऊपर से इकोनॉमिक सर्वे जो पेश हुआ था, मैं दर्शकों को बता दूं कि उसमें 6 से 6.8% का जीडीपी टारगेट दिया गया है। देखते हैं कि वो सरकार जो है उसके लिए जो बजट है वो क्या उसको सपोर्ट करता है कि नहीं। वैसे सर अगर 6 to 6.8% भी रहा अगले अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी, तो वो भी फिर दुनिया में सबसे बेस्ट होगा इंडिया का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिसेशनरी फियर्स हैं और इसके चलते थोड़ा कॉशियस है इस बार मूड माहौल। तो ये अगर आर्थिक मंदी आई तो डेवलप्ड मार्केट्स को ज़्यादा हिट करेगी, हमारे मार्केट्स को, हमारी इकोनॉमी को कम हिट करेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता? सबको निपटना होगा, सबको जूझना होगा उससे तो। हाँ जी, जरूर, एकदम वो हिट करने ही वाली है। अगर तो और भी उसके लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। ये अगर 6.5% है तो हो सकता है अगले साल कम हो, 5% ही हो। ये समझ के तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उस समय भी अगर इवन 4.5% भी अगर रहता है जीडीपी की जो हम बात कर रहे हैं, तो भी हम दुनिया की सबसे अग्रणी स्थिति के अंदर में रहेंगे। क्योंकि लोग तो दूसरे लोग तो रिसेशन में रहेंगे। और जी। फिर भी अगर हम 4 4.5 5% अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है, तब भी हम सबसे अग्रिम स्थान पर होंगे। तो तो देखिए, सर फिर दुनिया अभी एक दूसरे से इतनी गुथी मिली हुई है कि आपको हर चीज दुनिया में क्या रहा है उसके हिसाब से आपको अपने अपने आंकड़े को कम बेसी करना पड़ेगा। हम ये ग्लोबल इकोनॉमी है, ये सारी दुनिया। तो अभी हम इसको आइसोलेटेड वे में नहीं देख सकते हैं कि दूसरी जगह अगर समझिए रिसेशन चल रहा हो और हमारे यहाँ आप सोचे तो कि ये 7% हो, 6% हो, 8% हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो इवन 4-5% भी अगर रहता है उसके बाद में, तो भी अच्छी बात है। तो सर फिर ये बताइए, अगर बजट इतना बढ़िया, सरकार का रोड मैप इतना बढ़िया, सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो भी बहुत बढ़िया, बाजार खुश क्यों नहीं हो पाया इस बार? नहीं, उसके पीछे दूसरा कारण है, वो हम समझते हैं। मार्केट पहले तो देखिए खुश था, ही 1500 पॉइंट या कितना पॉइंट मालूम नहीं, मैं तो बजट देख रहा था, 1200 1400 1500 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ गया था। तो ये बाजार के अंदर में दूसरी खराबी है कि वो आप जान रहे हैं कि जो अदानी समूह के अंदर में जो अदानी के शेयरों के साथ में जो भी घटना घटी है,
ये एकदम क्राइसिस वाली जिस तरीके से घटना घटी है, नहीं, फिर भी ये एक पूरा एक कमेंट, जब ये है बात, आपको पता है कि ये बात है, मैं आपसे डायरेक्टली स्टॉक्स पे नहीं पूछूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि क्या एक ऐसी हिंडनबर्ग नाम की कोई कंपनी, एक चींटी, इतने बड़े पहाड़ को हिला सकती है अदानी ग्रुप की, और इतने बड़े पहाड़ को हिलाया क्या, स्टॉक्स लोअर सर्किट पे लग गए। सर आपने इतने फेजेस देखे हैं मार्केट में, आपने कभी ऐसा देखा कि बजट के दिन इतना हाई जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है इंडिया में कॉर्पोरेट हाउस, उसके स्टॉक्स पे एकदम से बिकवाली हुई और फॉलो अप नेक्स्ट डे भी बिकवाली हुई और उनको अपने एफपीओ की रकम निवेशकों को वापस कर देनी पड़ी हो? नहीं, देखिए ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी मैंने से देखा नहीं कि एफपीओ पूरा सब्सक्राइब हो जाता है। आप टेक्निकली बोलिए ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और उसके बाद आप उसको वापस करते हैं, ऐसा मेरे निगाह में कभी नहीं आया। कोई प्रेसिडेंस नहीं है इतिहास के अंदर में। कानून के हिसाब से हो सकता नहीं हो सकता, ये भी मेरे को नहीं मालूम है। मैंने ऐसा देखा नहीं है, लेकिन देखिए वो आप जो बोलते हैं ना कि वो चींटी क्या होती है ना, वो एक हाथी को भी चींटी हिला तो सकती है। इसमें तो कोई दो मत है नहीं, ये तो जिंदगी में हम लोगों ने इतिहास में कई बार ऐसे देखा है। और एक बात ये भी समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, जो ये मेरे पर्सनल राय है, और कि अदानी के जो शेयर्स भी थे वो बाजार में दूसरे कंपैरिजन अगर आप करें तो वो महंगे भी थे। ये ऐसा नहीं हो गया कि ये कोई माने ऑफ कोर्स, तो जो भी चाहे वो उसने फायदा उठाया या जो भी बेयर कार्टेल है क्या, शेयर बाजार में ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन उसके अदानी के शेयर्स भी कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव थे। तो इस बात को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स उन्होंने एफपीओ का एक ओकेजन उन्होंने चुना कि जिस दिन एफपीओ था उसके 2 दिन पहले। तो ये सब तो देखिए कॉर्पोरेट जगत में ये सब कभी कभी बोलते हैं छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें, या बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती है। ये तो चलता है, ये कॉर्पोरेट चीजें हैं, इसमें हम इन्वेस्टर ज्यादा समझते नहीं है, होने के बाद में हमें समझ में आता है। लेकिन सर वो जो सब कुछ शॉर्ट कर दिया, उसके बाद एक रिपोर्ट निकाल दी और उसके बाद आपने उसको पब्लिक में एकदम से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दिया, मुद्दा इतना सेंसिटिव हो गया कि वो आपने ओवरसीज इन बॉन्ड्स के जरिए और ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए विदेश में पोजीशन बनाई है शॉर्ट, और आपने देखा कि उसका इंडियन मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ गया, मार्केट्स झूल गई, अनस्टेबल मार्केट्स साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं। बस ऐसा लगा कि बजट से पहले कुछ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई, एफपीओ थ्रू हो गया। बजट के बाद लगता है कि अगर अदानी ग्रुप में ये जो साया है हिंडनबर्ग का, अगर ये जल्दी ना निपटा, इसका कुछ सोल्यूशन ना निकला, तो बाजार क्या यहां से कांपता रहेगा? क्या बाजार में अभी और डाउनसाइड देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, अगर आप कल का जो हुआ बजट का दिन उसको छोड़िए, आज का मार्केट अगर आप देखें, आज भी अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं 10-10%, 15-15%, 25% तक डाउन है। ठीक है, जो मेन कंपनी अदानी एंटरप्राइज जो भी है वो 25% डाउन है। लेकिन आप पाएंगे मिड कैप के अंदर में पूरा मार्केट खराब नहीं है। मार्केट अभी भी शायद आपसे बात करने के पहले 200 या 250 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर था। मेरे को लग रहा है कि मार्केट आस्ते आस्ते ये आइसोलेट हो रहा है। ये अदानी ग्रुप के जो भी जो हो रहा है उसको एक अलग सेपरेट समझ रहा है कि भाई ये किसी कंपनी के अंदर में ऐसा होता है, वो कंपनी की प्रॉब्लम है, वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है समझिए, या वो कोई देश की ऑफकोर्स देश की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो जनरल पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की वो प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा मार्केट ऐसा इंडिकेशन दे रहा है जिस तरह से उसके पीछे ऐसा नहीं है कि सारा बाजार डूब गया हो। वो है तो वो एक अपने आप को ये बता रहा है कि मेरे को लगता है कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ये लोग। ये अदानी भी इतने निपुण आदमी है, इतने बड़े एंटरप्रेन्योर है, उनको भी समझ में आ गया है। और वो भी थोड़ा जल्दी जल्दी थोड़ा भागने की चेष्टा कर रहे थे, जैसा समझ में आ रहा है कि हर दिन ऐसे लग रहा था एक कंपनी खरीदी जा रही है, हर हफ्ते महीने खरीदी जा रही है। ठीक है, आदमी जब जोश में होता है तो कुछ ऐसे भी काम करता है। तो मेरे को लगता है थोड़े दिन में ये कुछ ना कुछ वो अपना नया स्ट्रेटेजी लगाएंगे, और उनकी अग्नि परीक्षा है उनकी जिंदगी की, उनके लाइफ की। यस सर, वो बहुत कोशिश भी की है, ग्रुप ने बहुत कोशिश की है, एक्सचेंजेस पे आके बहुत क्लैरिफिकेशन दिए। इनफैक्ट जो 88 सवाल दागे गए थे ना, उनके ऊपर उन्होंने जवाब भी देने शुरू कर दिए, बस संतुष्ट नहीं हुआ। चाहे वो इंडियन मार्केट संतुष्ट नहीं हुआ या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हमने अब नाम सुन लिए हैं कि वहाँ पर भी बॉन्ड मार्केट को एज अ बॉन्ड्स उनके कोलेट्रल नहीं रखने की, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उनको बोला कि कोलेट्रल नहीं रखेंगे। तो थोड़ा हड़कम मचा हुआ बॉन्ड मार्केट में और इक्विटी मार्केट में, और अदानी का नाम आ गया। मजे की बात यह है कि जिन 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 लोगों ने बोला है कि हम उसकी बॉन्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, चाहे वो क्रेडिट स्विस है या कौन है, जी। और दूसरा सिटी बैंक है, ये खुद दिवाली हो रहे थे। आप समझिए जी। सिटी बैंक की भी हालत एक टाइम में खराब थी, और वो सीडीएसए का या वो जो क्रेडिट स्विस है उसका तो खुद का ही ठिकाना नहीं है, उसका खुद की जीरो रेटिंग है। तो कहने का मतलब वो क्या आप धोएंगे क्या निचोड़ेंगे। लेकिन चलिए, क्या होता है ना जी, जब माहौल ऐसा गर्म होता है ना, तो आप एक पत्थर भी किसी पे मारते हैं तो वो हर्ट होता है। तो यहाँ सेंटिमेंट का खेला, शेयर बाजार
बड़ा सेंसिटिव है, सेंटिमेंट का खेला है यहाँ। सर ये इन्फॉर्मेशन बड़े प्लेयर्स के पास पहले होती है, एफ आईज ने कुछ ऐसा भांप लिया था क्या बजट से पहले? जो 23 दिसंबर ऑनवर्ड जो मैं डेटा चेक कर पाया था, मेरे को तो कैश मार्केट में एफ आईज आपका वैसे फेवरेट सॉन्ग ही आ जाता है जब भी आप मैं एफ आईज की बात करता हूँ, तो एफ आईज बेच रहे थे, धड़ल्ले से बेच रहे थे। बजट का तो कोई प्ले हुआ ही नहीं जनवरी में, तो एफ आईज वापसी करेंगे अब इन लेवल्स पे, आपको लगता है? देखिए करना तो चाहिए, एफआईआई बेच रही थी, हो सकता है एफआईआई को मालूम ही पड़ गया हो, मालूम नहीं, इतने सारी एफआईआई है और वो अमेरिका से वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, तो हो सकता है तभी उन्होंने अग्रेसिवली 3-4 दिन के अंदर में बेचा है। या ऐसा समझिए एफआई ऑलरेडी महीने 2 महीने से ऑलरेडी यहाँ पर शेयर्स बेच रही है, और उन्होंने उस रिपोर्ट का बाद में मालूम पड़ा, तो जब मालूम पड़ता है, जब वीक होता है आदमी तो ज्यादा जोर लगाता है, क्योंकि उनका ध्यान इंडिया के अंदर में लगातार वो लोग सेलिंग कर रहे हैं। और मेरे को लग रहा है वो सेलिंग इसके लिए भी कर रहे हैं, मेन अदानी के कारण नहीं, वन ऑफ है, वो इसके लिए भी कर रहे हैं कि उनको चाइना 10 साल में चाइना को शेयर बाजार में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, वहीं का वहीं रह गया, तो अभी उनको चाइना मार्केट सस्ता लग रहा है, इस बोलकर थोड़े बहुत पैसे उठा के वो चाइना में लगा देंगे। इंडिया से निकलकर चाइना में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इंडिया के मुकाबले कहीं भी नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें अब फर्दर एफआईज की सेलिंग आनी चाहिए, वो भी तमाशा देख रहे हैं। एक बार यहाँ पर डीआईआई ने पूरा फोर्ट किले को संभाल रखा है। अब जब वो लेने के लिए आएंगे यहाँ पर एफआई, जो मेरा पहला भी जो आपने जिक्र किया, पहले भी जो मैंने गाने में भी यही जिक्र किया है कि आप बेच तो दो, लोगे कहाँ से, क्यों मार्केट इतना लिक्विड है। तो मेरे को लगता है एफआई की सेलिंग एक अदानी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता फर्दर एफआई की सेलिंग आनी चाहिए। अभी यूएस का मार्केट भी 25 बेसिस पॉइंट जो एफओएमसी ने बढ़ाया, उसके बाद वहां भी स्टेबलाइज हो रहा है, तो मेरे को अंदर से ये लग रहा है कि एफआई बाहर आएगी। तो फिर कहाँ पर खरीदारी हो सकती है सर? बेस्ट सेक्टर्स फॉर 2023 अकॉर्डिंग टू यू कौन से हैं जहाँ पर पैसा बन सकता है? देखिए बोलना मुश्किल है, देखिए मैं, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे सेक्टर के अंदर में है, लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसे लग रहा है कि जो बैंकिंग जो सेक्टर है वो थोड़ा सेफ है, और जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में 10 लाख करोड़ की जो एक घोषणा की है सरकार ने लगाने की, रेलवे में 2.5 लाख करोड़ की घोषणा की है लगाने के लिए, फिर जिस तरह के जो वातावरण आ रहा है, और भी प्राइवेट कैपेक्स को हम ऐसा सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसी एनिमल स्पिरिट जगाने की चेष्टा कर रही है कि अभी तक का जो विकास हो रहा था वो गवर्नमेंट पैसा लगा रही थी, अभी शायद प्राइवेट कैपेक्स भी पैसा लगाए, तो उसके लिए क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए लोन की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे को, और बैंकों में आप कुछ कुछ बैंकें ऐसी है जो 15-15% की क्रेडिट ग्रोथ दिखाई दे रही है सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में। मेरे को पर्सनली ऐसे लग रहा है कि 2-3 साल, 3-4 साल, 2-3-4 साल शायद बैंकों के ठीक रखने चाहिए, ये मेरे को सेफ, साउंड और सिक्योर लगते हैं मेरे। पर ये अभी अभी आरबीआई ने बैंकों से जवाब मांगना शुरू कर दिया कि भैया बता दो कि अदानी के ऊपर कितना कितना एक्सपोजर है, पूरी लिस्ट तैयार करके ले आओ मेरे पास। बैंक्स बोल रहे हैं कि वो कैश जनरेटिंग एसेट से सिक्योर्ड हैं, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, लेकिन हमने इतिहास में देखा है कि देखो सिक्योर वगैरह तो कोई चीज़ है नहीं फाइनेंस में। आप अगर किसी पे विश्वास करके उसको पैसे देते हो, तो जब तक वो पैसे आपके वापस जेब में नहीं आ जाते तब तक कुछ भी सिक्योरिटी और कुछ भी श्योरिटी नहीं है, हमेशा ये रिस्क बना रहता है फाइनेंस में। तो बैंकिंग स्टॉक्स क्या ये शॉर्ट टर्म एक रिएक्शन झेल रहे हैं जो बिकवाली हो रही है स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स में, और ये अच्छे लग रहे हैं कि आपको बैंकिंग स्टॉक्स जैसे आप बोल रहे हो? देखिए बैंकों में जो 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 भी काम हुआ बैंकों में 10 साल पहले, वो इतिहास हो गया है। अभी बैंकें बड़ी सचेत हैं, और जो मेरे ख्याल से जो फुल प्रूफ सिस्टम इन पूरा प्लेस में है। पहले ऐसे जैसे नहीं है कि कोई फोन कर दे उसको पैसा मिल गया, वो टाइम खत्म हो गया है वो। तो मैं इस बारे में बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को ऐसे विश्वास है कि अभी का जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है बहुत रोबस्ट है। इसमें 2-4% की मालूम नहीं है, लेकिन पहले तो जैसे पूरी दाल ही काली थी, तो अभी कोई आटे में नमक के जैसा अगर कुछ हो तो वो मालूम नहीं है, वो हमारे जैसे लेमैन को मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग सिस्टम पूरा रोबस्ट है, और वहां पर कोई भी तरह के घोटाले होने की संभावना बहुत कम है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बोल कर मेरे को लगता है कि कुछ बैंक ऐसे जो हैं, जो सॉलिड बैंक्स हैं और जो कंजर्वेटिव हैं, वो अच्छा करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बैंक्स आपको पसंद है, वो लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो में रखने लायक कुछ बेहतर फंडामेंटल वाले बैंक्स आप रख सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग तो सब करते हैं, और बाजार में जिस तरीके की सरपट दौड़ देखने को मिली थी 2022 में, तो आपने भी कुछ ना कुछ रीबैलेंसिंग की होगी, कुछ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में से कोई स्टॉक से एग्जिट किया, कोई पर्टिकुलर रीजन अगर दे दो तो उस वो भी चलेगा, लेकिन कोई स्टॉक जो आपने अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट किया हो जहां पर आपका अच्छा पैसा भी बन गया हो? देखिए मेरा कोर पोर्टफोलियो में मैंने ऐसे कोई एग्जिट नहीं किया है मैंने। मेरे पास में आपने पूछा है, मैं जैसे सेरा सैनिटरी वेयर है मेरे पास में, मैं 18-19 साल से उसको होल्ड कर रहा हूँ, और मेरे पास में कोई
1% शेयर थे, 1.25 लाख शेयर कुछ थे, मैंने 25,000 बेचे, 1 लाख अभी भी मेरे पास में है। और लेकिन ये कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई बात मैंने नहीं, मैं उनको होल्ड कर, नहीं हो नहीं सकता वो मैं कल बेच दूं, हो सकता मैं जी बेच भी दूंगा, लेकिन वो मेरे पोर्टफोलियो से कोई फर्क, देखिए बेचने की कई चीजें होती है, बेचने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मंदा समझते हैं, ठीक है, लेने के पीछे कारण होता है कि ऑफ कोर्स आपका ध्यान तेज है, आपको लग रहा है कि वो और बढ़ेगा, बेचने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, आपको पैसे की जरूरत हो, ये भी कारण हो सकता है, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि पहली अपॉर्चुनिटी अच्छा नहीं करेगी। तो इस बोल का उसके बहुत रीजन है, बाकी मैं बीच बीच के अंदर मैं अपने होल्डिंग को थोड़ा बहुत इधर उधर ट्वीक करते रहता हूँ, कभी कुछ बेच दिया, कोई नई अगर आइडिया मेरे को आई, तो उसके लिए अगर समझिए किसी शेयर का मेरे पास में फॉर एग्जांपल 100 शेयर है, तो मैं कभी अगर वो भाव बढ़ जाता है, बहुत बढ़ गया, तो मैं उसका 10-20, 100 में से 10-20 शेयर मैं उसको बेच देता हूँ, 70-80 शेयर रखता हूँ, और वो 10-20 में किसी दूसरी आइडिया में लगाता हूँ, ताकि जीवन में कुछ हलचल रहे, दिमाग सक्रिय रहे, नई आइडिया खोजने के लिए दिमाग के अंदर में वो चलता रहे दिमाग में। नहीं तो अगर चुपचाप बैठ गया तो दिमाग सुस्त हो जाएगा। तो वो भी एक रीजन है कि बीच बीच में कुछ मैं ऐसे करते रहता हूँ। सर अर्निंग्स के चलते एकदम से हमने देखा कि इस बार ऑटोज़ की अर्निंग्स बहुत अच्छी आ गई हैं और उसके बाद हमने वैसे ही बैंक्स जैसे आपने डिस्कस किया उसकी अर्निंग्स अच्छी थी। आईटी अर्निंग्स चाहे जैसे मर्जी थी लेकिन वो उतने पिटे नहीं स्टॉक्स, इनफैक्ट थोड़ा स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं और बाजार जो अभी सेल ऑफ दिखा रहा है इसमें आईटी, एफएमसीजी ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो फिर से आउटशाइन करना शुरू कर दिया है। तो क्या ये जो मैं पूछना चाहता हूँ आईटी, ऑटोज़, बैंक्स क्या ये लेड कर सकते हैं अगली एक रैली को मार्केट में अगर बनी तो? देखिए आईटी का समझिए, मैं पहले मेरे पास कुछ आईटी के शेयर्स है, अभी मेरे पास में पर्सनली आईटी के शेयर्स नहीं है, लेकिन ओके। जिस हिसाब का नैस्डैक जो इंडिकेशन दे रहा है, जो नैस्डैक अभी इतनी तेजी से पिछले 15 दिनों में आगे बढ़ा है, आज आपसे बात करने के पहले थोड़ी देर पहले फेसबुक के भी नंबर्स आए थे जो एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे आए। तो ये सारा पूरा आईटी वाला जो सेक्टर है, ये नेस्डेक पर डिपेंड करता है, जब हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इनके जो भी क्लाइंट है वो सब ज्यादातर यूएस बेस्ड क्लाइंट है, और वो नेस्डेक लिस्टेड कंपनी है, नहीं भी हो तो कम से कम वहाँ की टोन जो सेट होती है आईटी सेक्टर में, वो नेस्डेक इंडेक्स से सेट होती है। तो इस बोलकर ये उस पर डिपेंड करता है। अगर समझिए अभी तो माहौल बहुत अच्छा हो गया नेस्डेक में, आप सोचिए टेस्ला नीचे से 60-70-80% बढ़ चुका है, ऑफकोर्स ऊपर से भी 60-70% घट चुका था वो। जी। मेरा फिलहाल आईटी में मेरा ध्यान नहीं है, मेरे को लग रहा है कि अगर सपोज कहीं 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद रिसेशन आता है, एक किसी को कईयों का कहना ये भी है कि जब यूएस में रिसेशन आता है तो उस रिसेशन का फायदा आईटी की कंपनियों को होता है कि इंडियन कंपनियों को ज्यादा काम मिलता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी आईटी के शेयर ऊपर से 30-40-50% गिर के आए हुए हैं, हो सकता है वो एक अच्छी स्थिति में हो। एफएमसीजी में समझिए वो ठीक है, थोड़ा स्लो शेयर होते हैं एफएमसीजी को, जो चाल होती है वो थोड़ी स्लो होती है। और मेरे को एक एयरलाइंस कंपनी मेरे को अच्छी लगती है, एयरलाइंस के जो शेयर्स हैं उसमें ज्यादा लिस्टेड नहीं है, क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एयरपोर्ट मछली बाजार के जैसे बना हुआ, सब्जी बाजार के जैसे, आप एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ आपको दिखाई देती है, आप एयरक्राफ्ट में बैठिए तो इतनी भीड़ होती है, और एकदम जैसे वो कोई बसों में जैसे भीड़ होती है उस तरीके से लोग आना जाना। अब हर तरह के लोग, पहले एक लग्जरी मानी जाती थी कि एयर में सफर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा था, लोग अपने टिकटों, मेरे को याद है टिकटें भी अपनी पॉकेट में लगा के दिखाते थे कि हाँ मैं एयर से जा रहा हूँ। अब ये जनमानस, पूरा मानस जनता इसमें सफर करने लगी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फेयर भी संयोग से, आप कोविड के पहले से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ी छूट दी है कि आप अपने पहले पहले फेयर पे बहुत ज्यादा कंट्रोल था, लेकिन गवर्नमेंट समझ गई कि अगर ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो इंडिया में एयरलाइंस बचेगी नहीं। तो आधी तो बंद हो चुकी है, आधी सब घाटे में। तो मेरे को ये और इसलिए फेयर थोड़ा सा बढ़ाने की अनुमति दी गई, कि मेरे को लगता है एयरलाइंस की कंपनियां अच्छी करनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ऐसा व्यू है। और एक खपत से जुड़ी कंपनियां, क्योंकि ग्रोथ तो इनफैक्ट थ्रस्ट तो रूरल स्पेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने बहुत काम किया है, तो एफएमसीजी की मेरी तरफ इशारा है। और जो दूसरी खपत से जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियां हैं क्या वो अभी आउट परफॉर्म नहीं करेंगी, या फिर आपको लगता है दे आर रिचली वैल्यूड और यहाँ पर नहीं पैसा लगाना चाहिए? नहीं करेगी, देखिए अगर हम जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अगर ये $2200 की जो इकोनॉमी है पर कैपिटा इनकम, अगर हम $10,000 की बात करते हैं, तो इसका एक अचानक एक साल तो एक साथ तो विकास होगा नहीं, तो इसका हर साल इसमें कुछ ना कुछ इजाफा होता रहेगा। तो ऑफ कोर्स जैसे ही रूरल इनकम बढ़ती है, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए, जो आप बात करें डिस्क्रिशनरी में, एफएमसीजी के अंदर में, इवन ऑटोमोबाइल में, जैसे टू व्हीलर हो वगैरह, इन सब के अंदर में, सब में डिमांड निकल कर आती है। तो मेरा मानना ये है कि जो जिस तरह से बजट आया है और आगे भी जो संभावना है, ये चतुर्मुखी विकास इंडिया के अंदर में होने वाला है।
मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि पर्टिकुलर कोई एक और दो सेक्टर ही अच्छा करेंगे। 2003 के बाद में सबसे बड़ा जो बाजार में बदलाव आया है, वो ये आया है कि पहले मेरे को मालूम है, पहले कोई सेक्टर अगर बढ़ता था तो एक ही सेक्टर बढ़ता था। समझिए सीमेंट में तेजी है तो सीमेंट बढ़ा, खाली टेक्सटाइल सेक्टर। अब 4-5, 7-8 सेक्टर ऐसे हैं जो उन उन तेजी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये 2003 से 2007 के बीच में भी हुआ, 14 से लेकर 2018-19 के बीच में हुआ, आगे भी यही होने वाला है। तो कोई एक नहीं, 6-7-8 सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर्स हैं, अगर इतना बड़ा कैपेक्स अगर आएगा तो ऑफकोर्स सीमेंट भी अच्छा करेगा, स्टील भी अच्छा करेगा, एल्यूमिनियम भी अच्छा करेगा, इलेक्ट्रिक भी अच्छा करेगा, रूरल इनकम बढ़ेगी। तो डिस्क्रिशनरी के अंदर में जो समझिए चूल्हे चक्की ये सब जो बनाते हैं, तो मेरे को लगता है चतुर्मुखी विकास होएगा। तो सर आखिरी प्रश्न यही होगा, देखिए प्रश्न ही एक रिक्वेस्ट है और वो हमारे सभी दर्शकों की रिक्वेस्ट है कि हमको ये पता है कि आपने बजट पे भी एक गाना बनाया था और स्टॉक मार्केट पे तो सबको पता है कि आपकी पकड़ इतनी गहरी है, लेकिन सिंगिंग में भी आपकी पकड़ बहुत गहरी है सर। वो भी आपका जो एक यॉनर है, जो एक थीम आप सेलेक्ट करते हो, दैट इज स्टॉक मार्केट। और इस बार तो बजट था, तो सबसे बड़ा तो इवेंट बजट ही होता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो सर थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स की कि आप कुछ गुनगुना दे तो मैं जैसे एक गाना, जैसे मैंने एफएम को भी, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को भी मैंने टैग किया था ट्विटर पे, उनको भेजा था, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे। वो बजट के हिसाब से ऐसा था कि स्टूडेंट पूछे तुमसे, पढ़ लिख करके क्या है करना, नौकरी की लाइन है लंबी, नंबर क्या आएगा अपना, क्या सारी डेमोग्राफी वाली बातें हैं बेकार, डिविडेंड के ऊपर लेती हो मैडम टैक्स क्यों बार बार। तो उसमें मैडम क्या जवाब देती है, बोली मैडम हमसे, माई मगन डोंट यू वरी, बैठी हूं मैं करने सारी चिंता दूर तेरी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है तैयार, जल्दी ही आएगी जीवन में छाएगी तेरे बहार बहार। ये है। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तर को देने के लिए और इस खास दिन हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच।